आज की इस वीडियो में यूनिट 5 अभ्यास सेट 7। तो इस सेट में हम टोटल हमारे जो मुख्य बिंदु होंगे ना, 4 टॉपिक होंगे। और वो 4 टॉपिक कौन से हैं? हम निष्ठा की बात करेंगे, उसको और अच्छे तरीके से जानेंगे। हम एनएसक्यूएफ की बात करेंगे, हम समग्र शिक्षा अभियान की बात करेंगे और हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस इन 4 टॉपिक पे रहेगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इन 4 टॉपिक के बारे में और अच्छे से जान पाएँगे और अच्छे से समझ पाएँगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ निष्ठा? कि निष्ठा का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, या नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टेट हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, या डी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसमें डी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? निष्ठा का संबंध है। निष्ठा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है निष्ठा जो प्रोग्राम है? वोकेशनल एजुकेशन से, गाइडेंस एंड काउंसलिंग से, टीचर ट्रेनिंग से है, या इनमें से कुछ नहीं? तो देखिए निष्ठा का जो संबंध है वो किससे है? टीचर ट्रेनिंग से है। तो आगे एग्जाम में अगर टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में निष्ठा है तो ज्यादातर चांसेस है कि राइट आंसर क्या होगा? निष्ठा ही होगा। ठीक है, तो निष्ठा का संबंध किससे है? टीचर ट्रेनिंग से है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि डैश इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे फिर से बात की क्या की जा रही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, और किसके थ्रू? टीचर ट्रेनिंग के थ्रू। तो ऑप्शन क्या दे रखा है? एसएसए, समसा, निष्ठा या दीक्षा। तो जैसे जैसे हमने अभी बात की थी ना कि दीक्षा का संबंध किससे है? टीचर ट्रेनिंग से है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा निष्ठा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि डैश इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड। कि अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान है, निष्ठा है, या दीक्षा है? तो यहाँ पर भी टीचर ट्रेनिंग की बात की जा रही है, तो इसका संबंध किससे है? टीचर ट्रेनिंग का निष्ठा से है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि केंद्र द्वारा प्रायोजित किस योजना के तहत निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? अंडर विच सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम एंड इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा। तो किस प्रोग्राम के तहत, ठीक है, किस कार्यक्रम के तहत निष्ठा जो है वो शुरू किया गया? तो ऑप्शन क्या है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ही निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? तो देखिए देखिए जब हम निष्ठा की बात करते हैं ना, तो निष्ठा जो एक कार्यक्रम है इसके अंदर भी इसके अलग अलग लेवल हैं। 1.0, 2.0, 3.0। ठीक है, तो अब ये समझना जरूरी है कि निष्ठा जो है 1.0 किससे संबंधित है, 2.0 किससे संबंधित है, 3.0 किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निष्ठा एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 1.0 किससे संबंधित है? एलिमेंट्री लेवल से है, सेकेंडरी लेवल से है, निपुण भारत जिसमें ईसीसी टू क्लास 5 की बात की गई है, या हायर एजुकेशन जिसमें अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आता है। तो निष्ठा 1.0 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? एलिमेंट्री लेवल से है। ठीक है, निष्ठा 1.0 या ओ कहते हैं, तो इसका संबंध किससे है? एलिमेंट्री लेवल। तो जब हम एलिमेंट्री की बात करते हैं ना, तो एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? क्लास 1 टू क्लास 8। ठीक है, फिर अब आता है कि निष्ठा 2.0। तो निष्ठा 2.0 किससे संबंधित है? एलिमेंट्री लेवल क्लास 1 टू 8, हायर एजुकेशन, निपुण भारत, या सेकेंडरी लेवल क्लास 9 टू 12। तो देखिए निष्ठा 1.0 फर्स्ट क्लास से 8 क्लास एलिमेंट्री, और अगर हम 2.0 की बात करें तो उसी को आप आगे बढ़ा सकते हैं और क्या होगा? सेकेंडरी लेवल। ठीक है, क्लास 9 टू 12। तो निष्ठा 2.0 किससे संबंधित है? सेकेंडरी लेवल से है।
अब आता है निष्ठा 3.0। तो निष्ठा 3.0 किससे संबंधित है? सोचिए। निपुण भारत से है, ईसीसी टू क्लास 5 या हायर एजुकेशन से है, सेकेंडरी लेवल से है या एलिमेंट्री लेवल से है। तो देखिए, एलिमेंट्री लेवल का हमें पता चल गया, निष्ठा 1.0, सेकेंडरी लेवल निष्ठा 2.0। तो अब दो ऑप्शन बचे, निपुण भारत या हायर एजुकेशन। तो जब हम निष्ठा की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए एक चीज और आपको सोचना है यहाँ पर, कि जब हमने इसकी फुल फॉर्म की तो यहाँ पर हमने स्कूल हेड्स की बात की, टीचर्स की बात की, मतलब निष्ठा का जो प्रोग्राम है वो किससे संबंधित है? स्कूल से संबंधित है। जब स्कूल से संबंधित है तो यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो मतलब निष्ठा 3.0 है वो किससे संबंधित है? निपुण भारत से। और इसमें क्या आता है? ईसीसी टू क्लास 5। ईसीसी मतलब प्री स्कूल आप एजुकेशन कह सकते हैं, नर्सरी, जो केजी नर्सरी के जो टीचर्स आते हैं वहां से लेकर क्लास 5 तक। ठीक है, तो निष्ठा 3.0 का संबंध किससे है? निपुण भारत, जिसमें ईसीसी टू क्लास 5 आता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें क्या पूछा गया है कि निष्ठा कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? ठीक है, तो जुलाई 2019 में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, किस में शुरू किया गया निष्ठा कार्यक्रम? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी, अगस्त 2019 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि हु लॉन्च द निष्ठा प्रोग्राम? निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? उस टाइम कौन थे शिक्षा मंत्री? ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, रमेश पोखरियाल थे या स्मृति ईरानी थे? ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आ सकता है कि जो भी शिक्षा मंत्री थे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 2009 से 11 तक। अब कौन रह चुके हैं? धर्मेंद्र प्रधान रह चुके हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, रह चुके हैं? बिल्कुल नहीं। स्मृति ईरानी नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा? रमेश पोखरियाल। ठीक है, निशंक लास्ट में लगाते हैं। तो हु लॉन्च द निष्ठा प्रोग्राम, कि निष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? उस टाइम के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने किया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या पूछा है? यह एक राष्ट्र स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित ढांचा है। ठीक है, जो व्यक्तियों को वांछित योग्यता स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है, कम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क की बात की जा रही है। ठीक है, योग्यता आधारित ढांचे की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे है? एनएसक्यूएफ से है। तो अब एनएसक्यूएफ के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जहाँ पे योग्यता आधारित ढांचे की बात की जाए, ठीक है, फ्रेमवर्क की बात की जाए, तो देखिए फ्रेमवर्क में एफ आ रहा है और कई बार ऐसे नहीं पता होता ना, तो नीचे एनएसक्यूएफ में भी एफ आ रहा है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बहुत गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो एनएसक्यूएफ के बारे में जानते हैं। क्या है इसका पूरा नाम? नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, या नेशनल स्कूल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, या नेशनल स्किल्स क्वालिटी फ्रेमवर्क, या नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फाउंडेशन। क्या है इसका पूरा नाम? एनएसक्यूएफ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, जिसमें कम्पिटेंसी बिल्डिंग की बात की जा रही है, एक इस तरह का जो ये फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी, हमने निष्ठा की बात की थी, तो उसका संबंध किससे था? उसका संबंध टीचर से था। तो उसी तरह से जब हम एनएसक्यूएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम अब बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, तो इसका संबंध ज्यादातर जो है वो किससे है? स्टूडेंट से है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि एनएसक्यूएफ को कब अधिसूचित किया गया? व्हेन वाज एनएसक्यूएफ नोटिफाइड इन इंडिया? तो ऑप्शन क्या है इसका? 27 दिसंबर 13 को है, 14 को है, 15 को है, 16 को है। कब कब लॉन्च किया गया इसको? ठीक है, कब अधिसूचित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 27 दिसंबर 2013 को। आगे हम बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ समसा? क्या है इसका पूरा नाम? सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, संपूर्ण शिक्षा अभियान, या समस्त शिक्षा अभियान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समसा का समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, इतना पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी।
2001 में हुई थी, 9 में हुई थी, 13 में हुई थी या 18 में हुई थी? देखिए 2001 में हम सबको पता है सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था, 2009 में रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू हुआ था, 13 में रूसा की हम बात करते हैं और फिर बच जाता है 18, तो 18 में कौन-सा अभियान शुरू हुआ था? ऊपर के जो अभियान है सर्व शिक्षा अभियान और रमसा उनको मिलाकर और प्लस टीचर ट्रेनिंग इन तीनों चीज़ों को जोड़कर 2018 में आया था समग्र शिक्षा अभियान। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित योजनाओं को समेकित करता है कि समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, जब ये प्रोग्राम आया, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया, तो इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल थी, कौन कौन से प्रोग्राम शामिल थे? ऑप्शन रमसा था, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी टीचर एजुकेशन, डी केवल ए और बी, और ई की बात करते हैं तो ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या राइट आंसर है बताइए? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ई, कि समग्र शिक्षा अभियान एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम था जिसमें रमसा को भी शामिल किया गया, सर्व शिक्षा अभियान को भी शामिल किया गया और टीचर एजुकेशन को भी शामिल किया गया, और इन तीनों को शामिल करके समग्र शिक्षा अभियान ये कहलाया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा अभियान में किन कक्षाओं को शामिल किया गया? ठीक है, बताइए किन क्लासेस को शामिल किया गया? आप सबको तो देखिए, अगर मान लो ये नहीं पता तो थोड़ा सा बेसिक हम चीजें सोचते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में क्लास 1 टू 8 को शामिल किया गया था, ठीक है, और रमसा में क्लास 9 से लेकर 12th को शामिल किया गया, ठीक है। और अब जब हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की, तो मतलब पूरा स्कूल एजुकेशन इसमें शामिल कर दिया गया। तो मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जब समग्र शिक्षा अभियान में किन क्लासेस को शामिल किया गया, तो प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक सारा जो है समग्र शिक्षा अभियान में ये शामिल किया गया है, सारी कक्षाएं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या पूछा है कि समग्र शिक्षा अभियान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो कथन है इसमें बात की गई है कि समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, जो एक केंद्र प्रायोजित जो योजना है, तो इसमें अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करेगी। तो केंद्र सरकार इस योजना के लिए कितना फंड देगी, राज्य सरकार इस योजना के लिए कितना फंड देगी, तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। सबसे पहला है कि विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता, मतलब ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे हम लद्दाख की बात करते हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पे विधायिका नहीं है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, वहाँ पे विधायिका नहीं है, ठीक है। दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में तो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे विधायिका है, तो इसमें दिल्ली नहीं आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि 100% सेंट्रल असिस्टेंट फॉर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, कि यहाँ पे जहाँ पे कोई विधायिका ना हो, कोई मुख्यमंत्री ना हो, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार 100% सहायता देगी, ठीक है। कथन एक ए हो गया। बी पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जिसमें हम बात करते हैं, हम सिक्किम की बात करते हैं, हम असम की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं, तो ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, 7 राज्य जो आते हैं, ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों को, ठीक है, इसमें अगर फंडिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें क्या है, 90% जो होगा वो केंद्र देगा, 10% वो राज्य अपना खुद लगाएंगे। सी की बात करते हैं तो फंड शेयरिंग फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर, की जो बाकी के जो राज्य हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को हम छोड़ दें, इनको छोड़ दें, और बाकी उन केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दें जहाँ पर कोई विधायिका नहीं है, तो इनको छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर फंडिंग का पैटर्न क्या होगा, 60 केंद्र सरकार देगी और 40 राज्य सरकार अपना लगाएगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, या सभी ठीक है? क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? डी, ठीक है? कि जब हम समग्र शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें ये जो 3 कथन है, ये तीनों के तीनों सही हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप समग्र शिक्षा अभियान 2.0 कब शुरू किया गया? तो देखिए समग्र शिक्षा अभियान तो आपको पता है कि 2018 में शुरू किया गया, लेकिन 2020 में जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, ठीक है, तो उसकी सिफारिशों के आधार पर समग्र शिक्षा अभियान को थोड़ा और अपडेट किया गया, और
2.0 आया, तो इसको कब शुरू किया गया? 4 अगस्त 2020 को, 4 अगस्त 21, 4 अगस्त 22 या 4 अगस्त 23? राइट आंसर क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना पता है कि जो नई शिक्षा नीति आई तो 2020 में आई, तो उसके बाद 2021 में 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर आयोजित कन्वेंशन, जिसको क्या कहा गया? यूएनसीआरपीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सनल सॉरी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो इसको क्या कहा गया? यूएनसीआरपीडी 2006 कहा गया। तो 2006 में यूनाइटेड नेशन ने जो दिव्यांग जो लोग हैं, ठीक है, तो उनके अधिकारों पर एक कन्वेंशन किया। ठीक है, एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस टाइम में एक कन्वेंशन किया और उसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर बात की। ठीक है, दुनिया के काफी सारे देश इस कन्वेंशन में शामिल हुए, भारत भी शामिल हुआ। ठीक है, और इसमें विकलांग लोगों के अधिकारों के लिए कुछ बातें की गई। ठीक है, कुछ कानूनी सिफारिशें की गई और जो भी इसके सदस्य देश थे, जो भी इसमें शामिल हुए, सबसे कहा गया कि आप इन जो कानून है इसको अपने वहाँ पर लागू करो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो यूएनसीआरपीडी 2006 की जो सिफारिशें थी, इसको लागू करने के लिए भारत में कौन सा कानून बनाया गया? ठीक है, क्योंकि 2006 में हुआ था। ठीक है, तो इसको लागू करने के लिए कौन सा कानून भारत में बनाया गया? आरटीआई एक्ट 2006, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2006, आरटी एक्ट 2009 या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, तो जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करेंगे ना, तो किस किस सिफारिशों के आधार पर इसको लागू किया गया? 2006 में जब यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हुई विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर, जिसको यूएनसीआरपीडी 2006 कहा गया। ठीक है, तो उसकी सिफारिशों के आधार पर ही आरपीडब्ल्यू एक्ट डी एक्ट 2016 आया। ठीक है, इससे पहले का जो एक्ट था वो कौन सा था? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था, तो उसी को अपडेट करके 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कब से प्रभावी हुआ? ठीक है, व्हेन डिड द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कम इनटू द इफेक्ट? तो कब से प्रभावी हुआ? 16 दिसंबर 2016 से, 27 दिसंबर 2016 से, 19 अप्रैल 2017 से या 15 जून 2017 से? तो देखिए, कई जगह आपको ये मिल सकता है जिसमें कहा गया है कि नहीं, ये लागू जो हुआ वो अप्रैल 19 से हुआ, लेकिन ये अप्रैल 19 में ना सिर्फ इसकी अधिसूचना आई थी। ठीक है, ये जो पूरी तरीके से जो लागू हुआ वो कब से लागू हुआ? 15 जून 2017। इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर भी आप जाकर ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर आएगा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कब से लागू हुआ? ठीक है, पूरी तरीके से कब से लागू हुआ? तो 15 जून 2017 से ये लागू हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 15 जून 2017। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जब हम दिव्यांग लोगों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो राइट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रिप्लेस किया गया, किसके स्थान पे रिप्लेस किया गया? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 या 2000, 2001 या 2006? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जब हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की बात करते हैं तो किसको रिप्लेस किया गया? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को ये रिप्लेस करके बनाया गया। ठीक है, रिप्लेस क्यों किया गया, किस कारण किया गया? क्योंकि 2006 में जब यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन हुई थी, तो उसमें विकलांग लोगों के बच्चों के अधिकारों की बात की गई, कुछ कानूनों की बात की गई, तो उसी के आधार पर इसको और अपडेट किया गया और 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया, जो 1995 को रिप्लेस करके बनाया गया। ओके, आगे हम बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन ये है 24 नंबर क्वेश्चन कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अधिनियम 2016 के तहत कुल कितने प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई? ठीक है, 18, 21, 22 या 25? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 21। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में क्या पूछा है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 द्वारा विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में दाखिले में कितने परसेंट आरक्षण दिया गया? मतलब एडमिशन के लिए, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कितने परसेंट आरक्षण उनको दिया गया? तो ऑप्शन क्या है? 3, 5, 7, 9। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 5% उनको आरक्षण दिया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब इसमें क्या बात की गई है कि आरबीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में सरकारी नौकरियों में कितने परसेंट आरक्षण दिया गया दिव्यांगों को? कितने परसेंट आरक्षण दिया गया? 2%, 4%, 6%, 8%। तो इससे पहले 3% दिया जाता था, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया तो इसके तहत कितने परसेंट आरक्षण दिया जाने लगा? 4% आरक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है उसको अच्छे से जाना, उसको अच्छे से हमने समझा, हमने निष्ठा को जाना, हमने एनएसक्यूएफ के बारे में जाना, समग्र शिक्षा अभियान के बारे में जाना। और देखिए इस यूनिट में, क्योंकि ये यूनिट काफी बड़ा है, ठीक है, तो इस यूनिट में अब सिर्फ 2 ही पॉइंट रह गए हैं, और कौन सा? एनसीएफ 2005 रह गया है और एनसीएफ 2023 हो गया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, ठीक है, उसमें उन दोनों टॉपिक को हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम यूनिट जो 2 बचा है, तो यूनिट 2 को हम करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।